वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रदेश के प्रकार पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ रीजन। हम जानते हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता होती है और विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है, परंतु इन्हीं संदर्भों में वो अपने पड़ोसी क्षेत्रों से विभिन्नता लिए होता है। टेलर महोदय थे, ग्रिफिथ टेलर, उनके अनुसार प्रदेश पृथ्वी के धरातल का एक इकाई क्षेत्र होता है। ए जे हॉबर्टसन के अनुसार हम देख चुके हैं कि प्रदेश जल, पौधों, जीव जंतुओं और मानव का भूमि पर एक सम्मिश्रण होता है जिसका एक दूसरे से स्थानिक संबंध होता है। रिचर्ड हार्टसन महोदय ने प्रदेश को एक निश्चित स्थिति का क्षेत्र बताया है जो आसपास के क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से भिन्नता लिए होता है। तो प्रदेशों को विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रणों के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय समरूपता को मद्देनजर रखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों और कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नलिखित रूपों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हम लेते हैं जातीय प्रदेश। जातीय प्रदेश ये प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेश होते हैं। ये प्रदेश भू सतह पर अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टैगा प्रदेश आदि। इनमें से भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय तट पर, पश्चिमी एशिया का तटीय भाग, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर अगला है विशिष्ट प्रदेश। विशिष्ट प्रदेश इस प्रकार के प्रदेशों का नाम एक ही होता है। इनकी इकाई का निर्धारण भौतिक तत्व और मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ये अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप तथा विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये यूनिक होते हैं, इनके जैसे अन्य क्षेत्र नहीं होते हैं जिनमें कि विभिन्न तत्वों के द्वारा आकारिकीय समानता स्थापित होती है, जैसे कि दामोदर घाटी, फ्रांस के पेज, जर्मनी का रूर बेसिन आदि इस प्रकार के प्रदेश हैं जो कि विशिष्ट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आकृतिक प्रदेश, फॉर्मल रीजन। इनमें सर्वत्र एक लक्षण की समरूपता, होमोजेनिटी होती है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में होती है, जैसे कि थार मरुस्थल, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यूराल प्रदेश आदि। इनका विस्तार अधिक होता है, जिनमें पूर्ण समानता के मध्य अनेक भागों में कुछ मानवीय, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में थोड़ी बहुत विभिन्नता भी मिलती है, जिस कारण पूर्ण एकता परिवर्तित रूप में दृष्टिगत होती है। फिर कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में आकृतिक प्रदेश की तरह समांगता या सामान्यीकरण नहीं मिलता है। कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक से कार्य अथवा संगठन की समानता होती है, मतलब फंक्शनल इंटीग्रेशन होता है, जो किसी विशिष्ट गत्यात्मक कार्य अर्थात परिवहन या फिर यातायात के किसी अन्य साधन द्वारा परस्पर संबद्ध रहता है। इन प्रदेशों के तत्व एक साथ अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होते हैं, परस्पर अवलंबित होते हैं, जिनमें कि मानवीय क्रियाएं भी जुड़ी हुई हो रहती हैं। इन्हें स्थानिक व्यवस्था भी कहा जाता है, जो कि गतिविधियों के क्षेत्रीय विस्तार से बनते हैं। इनको स्पेशियल या स्थानिक व्यवस्था, स्पेशल सिस्टम, स्थानिक व्यवस्था भी कहते हैं। कार्यात्मक प्रदेश हैं वो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान देते हैं, जिनमें मुख्यतः है उसमें निहित विभिन्न क्षेत्रों की संबद्धता पूर्ण कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। आपस में जुड़ी हुई कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जहां प्राकृतिक वातावरण को गौण माना जाता है। कार्यात्मक प्रदेशों को उत्पत्ति के आधार पर हम आगे और विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि पशुचारण प्रदेश, कृषि प्रदेश, निर्माण प्रदेश, भूमि उपयोग प्रदेश आदि। ये सब कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कार्यात्मक प्रदेश अंतःक्रिया के नगरीय क्षेत्र केंद्र होते हैं, जिनमें कि मूल और परिधि क्षेत्र, मतलब कोर पेरिफेरी लक्षण भी इसमें उभर आते हैं। ऐसा
एक सिटी और हिंटरलैंड मतलब सिटी और शहर और उसके पृष्ठ प्रदेश के रूप में देखने को मिलता है कार्यात्मक प्रदेशों में। फिर अगला है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश वे होते हैं जिनमें भू रचना, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, ये इनके जैसे जो प्राकृतिक घटक होते हैं उनमें समानता पाई जाती है और इन तत्वों के संदर्भ में ये अपने निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न होते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक कारकों को मद्देनजर रखा जाता है, भौतिक कारकों पर अधिक बल दिया जाता है। वर्तमान समय में थोड़ा मानवीय तत्वों को भी महत्व दिया जाने लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर भू रचना प्रदेश, उच्चावच प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश आदि रूपों में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर अगला है भौगोलिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों में विभिन्न तत्वों प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न तत्वों, भौतिक तत्वों, उसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अभिलक्षणों की समरूपता भी इन भौगोलिक प्रदेशों में देखने को मिलती है। इनका निर्माण विभिन्न भौगोलिक कारकों के आधार पर ही होता है। इस आधार पर किसी भौतिक समानता के प्रदेश में जितनी दूरी तक के विस्तृत क्षेत्रों के आर्थिक व्यवसायों में समानता मिलती है उन्हें मिलाकर भौगोलिक प्रदेश का निर्माण कर लेते हैं। इनको विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उच्चावच के आधार पर तो पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश इन आधारों में बांट देते हैं। जलवायु के आधार पर मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय, टैगा, टुंड्रा इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में बांट देते हैं। इसी तरह से वनस्पति के आधार पर भी वन्य प्रदेश, घास प्रदेश, झाड़ियाँ इन प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं। तो ये भौगोलिक प्रदेश कहलाते हैं। फिर संकेंद्रीय प्रदेश, नोडल रीजन। नोडल रीजन ये लघु और संगठित प्रकृति के प्रदेश होते हैं और इनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रवर्ती स्थान पर होता है। ये प्रदेश विभिन्न प्रकार के परिवहन और यातायात के साधनों द्वारा तत्संबंधी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के प्रदेशों का विकास बड़े बड़े नगरों के जो मार्ग संगम केंद्र होते हैं वहाँ पर होता है। जो बड़े बड़े नगरों को जाने वाले रास्ते जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर नोडल रीजन या संकेंद्रीय प्रदेश का निर्माण होता है। फिर अगला है समरूप प्रदेश। समरूप प्रदेश, इनमें स्थानीय भिन्नताएं बहुत कम पाई जाती हैं और इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेशों में बारंबार स्वरूपित होने वाले तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो तत्व बार बार उपस्थित होते हैं उन पर बल दिया जाता है। इनमें जैसे मानसूनी प्रदेशों में तापमान और वर्षा के वितरण में समानता पाई जाती है, तो तापमान और वर्षा पर ध्यान दिया जाता है। समरूप प्रदेशों को भी आगे और हम उनकी जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक लाक्षणिक प्रदेश, बहुलाक्षणिक प्रदेश और समरूप आर्थिक प्रदेश। एक लाक्षणिक प्रदेश जिनमें केवल एक ही तत्व या एक ही लक्षण की समरूपता मिलती है उन्हें एक लाक्षणिक प्रदेश कह देते हैं। जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश, वनस्पति के आधार पर वनस्पति प्रदेश। इस प्रकार फिर बहुलाक्षणिक प्रदेश में क्या होगा कि एक से अधिक तत्वों की समरूपता इनमें पाई जाएगी, जिनमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, कृषि स्वरूप, अधिवास, यातायात, ये सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। समरूप आर्थिक प्रदेश में इन प्रदेशों में आर्थिक क्रियाओं में समानता पाई जाएगी। अगला है राजनीतिक प्रदेश, पॉलिटिकल रीजन्स। इन प्रदेशों में स्थलाकृतिक और जलवायु और वनस्पति इन सब की समानता के स्थान पर केवल प्रशासनिक संबद्धता होती है। ये जो भौगोलिक या भौतिक कारक होते हैं इनमें विभिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन ये राजनीतिक प्रदेश प्रशासनिक रूप से आपस में संबद्ध होते हैं। जैसे कि हम भारत में देखें तो राज्य, जिला, तहसील, ग्राम, इस तरह से ये प्रशासनिक इकाइयां हैं और ये राजनीतिक प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। फिर है नगर प्रदेश, सिटी रीजन। सिटी रीजन, नगर प्रदेश किसी महानगर के कार्यों के प्रभाव से एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित होता है। फिर पूर्ण प्रदेश। पूर्ण प्रदेश, इसको हम कंपेज भी बोलते हैं। इसका निर्धारण भौतिक
जैव लक्षणों और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये सभी कार्यात्मक रूप से मानवीय व्यवसायों से संबद्ध होते हैं। कंपेज शब्द है, उसका प्रयोग पूर्ण प्रदेश मतलब टोटल रीजन के रूप में सर्वप्रथम व्हिटलशी महोदय ने किया था। कंपेज स्वेच्छानुरूप होते हैं, असीमित और अनिश्चित प्रदेश होता है। व्हिटलशी ने कंपेज को स्पष्ट किया, कंपेज क्या होता है। तो उन्होंने कंपेज के बारे में लिखा था कि कंपेज इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ द फिजिकल, बायोटिक, सोशल एनवायरनमेंट दैट आर फंक्शनली एसोसिएटेड विद मैन्स ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्थ। ये कंपेज के बारे में उन्होंने कहा था कि कंपेज पूर्ण प्रदेश ये बहुत जटिल प्रदेश होते हैं। इसमें व्हिटलशी महोदय ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों भूदृश्यों के सारे लक्षणों और जीवन यापन के सारे लक्षणों और सामाजिक जीवन के विविध रूपों के अध्ययन को इसमें शामिल कर लिया है। इस प्रकार कंपेज में भौतिक, जैविक तत्वों, सामाजिक वातावरण, इनके संबंध के आधार पर और फिर जो लक्षण उभर कर आते हैं उनके कारणों का विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। व्हिटलशी महोदय ने कंपेज के अध्ययन के लिए एक 16 विषयों की एक सूची प्रस्तुत की थी और उसको फिर 2 भागों में बांटा। एक तो प्राकृतिक तथ्य और दूसरा मानवीय क्रियाकलाप। तो प्राकृतिक तथ्य कौन कौन से? भू रचना, उच्चावच एवं प्रवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु। और मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत भोजन एकत्रीकरण, शिकार करना, मत्स्याखेट, खनन, वन काटना, कृषि, निर्माण, परिवहन, अधिवास, जनसंख्या। तो इस तरह से इन सबको इन्होंने कंपेज के अंतर्गत माना है। तो इस प्रकार कंपेज है वो एक अन्य प्रदेशों से अधिक विस्तृत संकल्पना है जिसमें भौतिक और मानवीय और सांस्कृतिक सारे लक्षणों को शामिल किया जाता है। और कंपेज को व्हिटलशी महोदय ने इस तरह से उच्चतम कोटि का प्रदेश माना है। तो ये था टाइप्स ऑफ रीजन्स।